शादी की रात बिल्कुल वह न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शाल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी, दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थीं कि इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात से जगाया गया तो वह हड़बड़ा गया। कहाँ लिए जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वे खुद रस बस चुकी थीं और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थीं। जमीन की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने होते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंजिर था। फिर शामत माल पर ओसी सिप्ते की भैंस उसकी खाट ही के पास बंधी थी, जो बार बार फुकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखे, ये सोच रहा था। मदन के अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंभा है जिसे कान लगाने से उसकी अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराये औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हूं। तो उसकी हिम्मत कुछ बढ़ी। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वही इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था कि वह आसानी से अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे की मुंसिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लंबोतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गोल था। शायद इसीलिए चांदनी की तरफ गाल और होठों के बीच एक सायेदार खोह सी बनी हुई थी। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएक ही उठने वाले घुंघराले बाल उसे एक नई मासूमियत दे रहे थे। तभी इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वह देखने की इजाजत तो देती हो लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन ने जरा सख्त हाथों से पूरी यूं ही सी हूं हां करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वह अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली बेयार मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नज़र ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज़ किसी पाताल से आई हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली, वह थमने ही में न आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनकी रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदतों तक का भी जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु टाल देती थी। इंदु ने मदन के हाथ पकड़कर कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियाँ देखी हैं, बीसी और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात? इंदु बोली। मदन के मन में एक डर आया, अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच से बाहर हो तो फिर क्या होगा। लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न जान पाया। उसने सोचा यह माया किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। तभी एक जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुष्ट पर गिरा। उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी वहशी प्रवृत्ति छीन ली थी। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान चले गए। चकली भाभी अपने 2 बच्चों को उंगलियों से पकड़े और तीसरे को पेट में संभाले चली गई।
दरियाबाद वाली फूफी भी चली गई। घर में अब बस मदन, इंदु, बूढ़े बाबू धनीराम और छोटे भाई बहन रह गए थे। और इस तरह शादी की रात से शुरू हुई यह नई जिंदगी एक नए रंग में ढलने लगी। इंदु ने धीरे धीरे मदन के घर को अपना बना लिया। अब उसके अंदर एक अलग ही ताक थी, एक ऐसी ताक जो सिर्फ औरत के आंसुओं से निकलती है और मर्द के दिल को नर्म कर देती है।